Dear students, today's lecture on part 4, chapter number 2, mechanical properties of fluids. So part 4 देखने के पहले please make sure you have watched all the parts from 1 to part 3. So we'll start the topic viscosity. Viscosity. अब विस्कोसिटी, ये जो हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है, तो विस्कोसिटी यानी क्या? तो विस्कोसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. सबसे पहला वर्ड समझ में आ गया. विस्कोसिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी है. अब फ्लूइड का कौन सा प्रॉपर्टी है? तो जैसे हम लोग बात करते हैं तो फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टी की जो अपोज करता है, जैसे हम लोग अगर मोशन में होते हैं तो अपोज करता है, तो अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन. वैसी ही एक रेजिस्टिंग फोर्स जो अपोज करता है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच रेजिस्ट अपोज करता है, विच रेजिस्ट the force of moving fluid. It is moving fluid. तो फ्लूइड के मोशन को जो अपोज करता है या फ्लो को जो अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी यानी कि सिमिलर क्वांटिटी, इट इज एनालॉगस क्वांटिटी टू द फ्रिक्शन इन द सॉलिड. एनालॉगस टू, इसका पॉइंट नंबर 2, इट इज एनालॉगस टू फ्रिक्शन. तो ये फ्रिक्शन की तरह ही है, फ्रिक्शन इन सॉलिड. तो इसको समझने के लिए एग्जांपल की तरफ पे बात करते हैं. एक यहां पे एक ग्लास लेते हैं, इस ग्लास के अंदर में वाटर, ठीक है, और एक दूसरा ग्लास लेते हैं, उसके अंदर में हम लोग लेंगे हनी. ठीक है, एक ग्लास के अंदर में वाटर है, एक के अंदर में हनी है. चलो दोनों ग्लास को पलटाते हैं. जैसे वाटर का जो ग्लास है उसे हम लोग पलटाते हैं तो क्या होगा? पानी आसानी से फ्लो हो जाएगा, यानी वो पोर अगर करते तो आसानी से निकल जाएगा, यानी ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, इजी. बराबर है. चलो उसी ग्लास में अब हनी ले लिया, उसे पोर करने की कोशिश करते, क्या होगा? तो ये आसानी से नहीं आएगा, ये क्या करेगा? काफी स्लो जाएगा, काफी स्लो. ये काफी स्पीडली निकल गया बाहर और ये काफी स्लो गया. तो फ्लो कहाँ होना चाहिए था? नीचे में. फ्लो कहाँ होना चाहिए था? नीचे में. उस फ्लो को क्या कर रहा है? तो फ्लो को हो रहा है अपोजिशन एक्सर्ट हो रहा है. तो अपोजिशन एक्सर्ट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच रेजिस्ट द फोर्स ऑफ मूविंग फ्लूइड. तो मूविंग फ्लूइड जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसको क्या कर रहा है? अपोजिशन हो रहा है. और ऐसी ही प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी. समझ में आ गया? तो विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी आपको इस एग्जांपल से बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा. तो विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी ये है अपोजिशन, ये है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड. ठीक है, तो बात करते हैं अभी विस्कोसिटी का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है. तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन अगर हम लोगों को एग्जाम में पूछा गया तो हम क्या लिखेंगे? तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन जो आएगा, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच. तो इसका डेफिनेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. इट इज प्रॉपर्टी of fluid by virtue of which, जिसके वजह से, by virtue of which, it is a property of fluid by virtue of which the relative motion between the different layer of fluid. अब समझने की कोशिश करते हैं. तो relative layer, अब ये रिलेटिव लेयर, अब ये रिलेटिव लेयर कहां से आ गई?
तो पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिलेटिव लेयर यहाँ पे जो रिलेटिव लेयर्स है तो उसके बीच में क्या हो रहा है, तो रिलेटिव लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड एक्सपीरियंस कर रहा है। रिलेटिव लेयर एक्सपीरियंस ड्रैगिंग फोर्स। अब ड्रैगिंग फोर्स यानी वापस खींचने वाला फोर्स, यानी वो विस्कस फोर्स भी कहा जाएगा जिसे, या फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। एक्सपीरियंस ड्रैगिंग फोर्स। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन विच बाय विच रिलेटिव लेयर एक्सपीरियंस ड्रैगिंग फोर्स। तो ड्रैगिंग फोर्स यानी अब समझते हैं, जब हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में याद रखेंगे, जब विस्कोसिटी का टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को याद रखना है, ये सिर्फ स्ट्रीमलाइन के लिए अप्लीकेबल हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम लोगों के पास एक सरफेस है जिसके ऊपर में फ्लूइड का फ्लो होने वाला है, जिसके ऊपर है फ्लूइड का फ्लो होने वाला है। तो फ्लूइड कंसिस्ट करेंगे हम लोग, फ्लूइड में हम लोग नंबर ऑफ लेयर्स कंसीडर करेंगे बाय ड्रॉइंग द लाइंस। तो ये जो सरफेस है, ये तो सरफेस कैसी है, वो रेस्ट है या स्टेशनरी है। तो इसके कॉन्टैक्ट्स में हम लोग फ्लूइड्स की लेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो यहां देखिए जो फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर जो कांटेक्ट में है किसके साथ, सरफेस के साथ, उसका वेलोसिटी काफी कम है, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, इसका वेलोसिटी और बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड लेयर का वेलोसिटी और बढ़ रहा है, थर्ड लेयर का वेलोसिटी और बढ़ रहा है, और जो फोर्थ लेयर है उसका वेलोसिटी और बढ़ रहा है। जिसे यहां बताया जाएगा, इसका वेलोसिटी अगर v है तो इसका वेलोसिटी v प्लस dv, और इसका वेलोसिटी v माइनस dv। तो बात करते हैं तो लेयर्स की, तो लेयर्स जो सरफेस के साथ में कांटेक्ट में होता है उसका वेलोसिटी काफी कम है, और जैसे से ऊपर जाते वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये अगर हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस x पे है फ्रॉम द सरफेस, तो ये उससे भी ऊपर में है, कितना, x प्लस dx, और ये नीचे का लेयर x माइनस dx। तो बात करते हैं फ्लूइड्स के अंदर में जो लेयर्स है, तो सरफेस से लेके ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होते जाएगा, वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। अब इस लेयर की बात करते हैं, सबसे ऊपर का लेयर कितनी वेलोसिटी जा रहा है, v प्लस dv। उसके पीछे वाला लेयर है कितने से जा रहा है, v से जा रहा है, बराबर है। तो दोनों में क्या होगा, एक सामने जा रहा है और एक पीछे में जा रहा है। एग्जाम्पल की दौरान कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दो गाड़ियां जा रही है, तो एक v प्लस dv से जा रही है और v से जा रही है, और दोनों एक दूसरे से अटैच है। ये दोनों लेयर्स है, रिलेटिव लेयर्स है, दोनों एक दूसरे से अटैच है। क्या होगा, v और dv, यानी पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी का स्पीड ज्यादा है, दूसरी गाड़ी का स्पीड कम है, तो क्या होगा, क्या गाड़ी को सपोर्टिंग फोर्स मिलेगा या अपोजिंग फोर्स मिलेगा, मिलने वाला है फोर्स कौन सा, अपोजिंग फोर्स। दोनों में कौन सा फोर्स मिलेगा, अपोजिंग। यानी स्पीड वाले गाड़ी को पीछे वाला गाड़ी जो है, जो लो स्पीड है वो पीछे ढकेलेगा, और लो स्पीड वाले गाड़ी को सामने वाला हाई स्पीड वाला गाड़ी कहां रखेगा, सामने में। यानी वहां पे क्या होगा, तो वहां पे एक फ्रिक्शन जनरेट होगा जिसे हमने कहा है ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, तो ये ड्रैगिंग फोर्स है जिसे हम लोग कह सकते हैं विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं। ड्रैगिंग फोर्स और विस्कस फोर्स कह सकते हैं। तो ये रिलेटिव लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, एक विस्कस फोर्स बन रहा है। अब बात करते हैं कि ड्रैगिंग फोर्स जो होता है ये नॉन विस्कस में बिल्कुल नहीं होता। तो जैसे हम लोग वाटर की बात करते हैं तो इसमें ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स जो होता है, विस्कस फोर्स या जिसे कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स, वो कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि ये कैसी है हम लोगों का नॉन विस्कस मीडियम। तो नॉन विस्कस के केस में ऐसा कोई विस्कोसिटी वाला टर्म आता ही नहीं है, ड्रैगिंग फोर्स आता नहीं। अब ये विस्कस फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये विस्कस फोर्स प्रोड्यूस हुआ है या ड्रैगिंग फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ है, ये क्यों हुआ है, तो ये होने के पीछे के रीजन है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स, तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स है, तो इनके बीच में शायद कौन सा फोर्स रह सकता है, फोर्स ऑफ कोहेजन, तो जिसके वजह से ड्रैगिंग फोर्स बन सकता है, फोर्स ऑफ कोहेजन, इसके वजह से ड्रैगिंग फोर्स बन सकता है। बात करते हैं फ्लूइड में, तो फ्लूइड में हमने कहा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे फोर्स ऑफ कोहेजन, और अगर फ्लूइड में अगर या गैसेस में अगर हम बात करते तो गैसेस में ये क्यों होगा, तो ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो इसके वजह से क्या होगा, वहां पे विस्कस फोर्स होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट ये टर्म क्या है,
वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो काफी सिंपल टर्म है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी dv अपॉन dx। तो dv यानी क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। dx यानी क्या, चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर, फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये मैंने dv क्या कहा है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन change of distance from stationary layer। ठीक है, इस टर्म को हम लोगों को और डिटेल में देख। तो दिस इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी। तो समझ में आ गया, तो विस्कोसिटी क्या है, तो विस्कोसिटी यानी एक अपोज करने वाला प्रॉपर्टी। तो किसको अपोज करेगा, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड को। देन बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, जैसे कहा गया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ के हिसाब से जो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, हम बात करते हैं विस्कोसिटी का टर्म मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की ही बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर न्यूटन के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, विस्कस फोर्स जिसे हम लोग एफ वी से इंडिकेट करेंगे, विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो विस्कस फोर्स एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू ए यानी एरिया ऑफ लेयर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, जनरली कैपिटल ए हम लोग एरिया के लिए बताते हैं। तो ए यानी क्या, एरिया ऑफ लेयर्स, एरिया ऑफ लेयर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पॉइंट नंबर 1। एंड सेकंड पॉइंट, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये हम लोगों का वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों को हम लोग कंबाइन करते तो विस्कस फोर्स को बताया था हमने, एरिया के प्रोपोर्शनल बताया था, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल दोनों को कंबाइन किया जाता है। देयरफॉर वी विल गेट Fv, viscous force, is proportional to the A and proportional to the dv upon dx. Now there is a proportionality symbol. A proportionality symbol is replaced by the constant, and that constant is called as a coefficient of viscosity. तो यहाँ पे Fv is equal to constant आने वाला है, ठीक है, proportional को हटा के constant A into dv by dx, and this constant term is referred as neta, that is called as a coefficient of viscosity. ठीक है, therefore we can write the equation Fv is equal to क्या आएगा, so neta A into dv by dx. So from this equation, इस इक्वेशन से हम लोग नीटा का इक्वेशन, so viscosity can be written as, so viscosity को लिख सकते हैं, so viscosity नीटा को हम लोग लिख सकते हैं, therefore नीटा is equal to क्या लिखेंगे, so नीटा F न्यूमरेटर में A चला जाएगा वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जाएगा dv by dx. ठीक है, तो दिस वन इज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब इसका यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं. ऐसा यूनिट न्यूमरेटर में फोर्स है, फोर्स के लिए यूनिट रहेगा न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, और एक्स
यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए अगेन आएगा आपके पास मीटर। ठीक है, ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा फाइनल यूनिट जो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो ये हमारे पास यूनिट आया है, सॉरी सेकंड, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये सेकंड वाला टर्म जो है वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। तो इस तरह हम लोगों का यूनिट आया है विस्कोसिटी का। सो दिस टर्म इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी यानी आपको समझ में आ गया होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये डिपेंड रहेगा फ्लूइड्स के ऊपर में, ये फ्लो के ऊपर में डिपेंड नहीं है, ये रहता है फ्लूइड के ऊपर में डिपेंड रहेगा। तो फ्लूइड कौन सा है, तो विस्कोसिटी का फोर्स हमने बताया था, विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स, दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये किसने बताया आपको, न्यूटन ने बताया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी के लॉ से हम लोगों को ये पता चला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देन बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंस लॉ की। जैसे हम लोगों ने एक पास्कल लॉ पढ़ा था, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ। अब ये स्टोक्स लॉ क्या है, तो स्टोक्स लॉ क्या बताता है, सबसे पहले वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। तो स्टोक्स लॉ जो बताता है हम लोगों को बताता है विस्कस फोर्स के बारे में। तो विस्कस फोर्स पर किसके ऊपर में ऐड हो रहा है, तो विस्कस फोर्स जो ऐड हो रहा है स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, विस्कस फोर्स किसके ऐड हो रहा है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। अब विस्कस फोर्स ऐड होने के लिए उसको किससे पास होना चाहिए, तो उसको विस्कस मीडियम से पास होना चाहिए। तो विस्कस, तो स्टोक्स लॉ क्या बताता है, तो स्टोक्स लॉ क्या बताता है, इट गिव्स विस्कस फोर्स किसके ऊपर में, एक्टिंग ऑन स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन स्पेरिकल, याद रखेंगे ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगी। स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। तो वो विस्कस फोर्स एक्ट होने के लिए उसे कहां से फॉल होना पड़ेगा, सो फॉलिंग थ्रू विस्कस मीडियम या फ्लूइड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे बताने के लिए एक डायग्रामेटिकली बात करेंगे कि यहाँ पे ये हम लोगों के पास इस डायरेक्शन में हम लोगों के पास एक विस्कस फ्लूइड था, ठीक है। इस विस्कस फ्लूइड के अंदर में एक ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऐसे अंदर में ऑब्जेक्ट अगर जाता है, एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट जाता है, तो व्हाट हैपन, तो यहाँ पे ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, तो इसके वजह से इसके फ्लो में चेंज होगा। तो विस्कस फोर्स जो होता है, तो विस्कस फोर्स कहाँ होगा, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन फ्लो इधर है, तो विस्कस फोर्स Fv, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ शो किया। अब ये विस्कस फोर्स पे कितना ये एग्जैक्टली फोर्स ऐड होने वाला है, जो स्टोक्स लॉ हम लोगों को बताता है कि ये विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, तो विस्कस फोर्स, जो विस्कस फोर्स है, तो ये इसका स्टेटमेंट भी कहा जाएगा, तो विस्कस फोर्स इज प्रपोर्शनल टू, ये किसके ऊपर में डिपेंड है, तो विस्कस फोर्स पॉइंट नंबर 1 इज प्रपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। नीटा को हम जानते हैं क्या कहते हैं उसको, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, सॉरी विस्कोसिटी ऑफ मीडियम नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ठीक है। देन सेकंड, विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक्स, विस्कस फोर्स is depend upon radius of spherical object, third term,
विस्कस फोर्स इज डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसका? तो वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड, यानी जो ऑब्जेक्ट जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू फ्लूइड, ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू फ्लूइड। तो यहां पे स्टोक्स ने बताया हुआ लॉ का स्टेटमेंट समझिए अच्छे से। वो स्टेटमेंट क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट विस्कस फोर्स Fv, ठीक है, एक्टिंग ऑन द स्पेरिकल body, acting on the spherical body through viscous medium. So viscous force acting on the spherical body through viscous medium is directly proportional to ये किसके ऊपर में डिपेंड रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट नंबर 1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, then point number 2 radius of spherical object, and point number 3 velocity of the object through fluid। ठीक है, तो इस तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। सो Fv is viscous force is directly proportional to क्या आएगा? नीटा r into v, ठीक है। वेयर अगेन यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ गया, तो प्रोपोर्शनल इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट। सो Fv is equal to कांस्टेंट नीटा r v। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन और अकॉर्डिंग टू द इंपेरिकल फॉर्मूलाज, तो यहाँ जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू आता है 6 पाई। कांस्टेंट का वैल्यू 6 पाई याद रखेंगे। Fv इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। तो ये आ गया हम लोगों का विस्कस फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ, तो ये लॉ के लिए ये 3 स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। विस्कस फोर्स कौन से टर्म्स के ऊपर में डिपेंड है? तो विस्कस फोर्स ये जो है, तो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया क्या है? 6 पाई नीटा आर इंटू वी, ये याद रहना चाहिए। तो विस्कस फोर्स ये कौन सा फोर्स है? तो अपोजिंग वाला फोर्स है। सो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन यहाँ गलत हो चुका है, टेक्स्ट बुक में भी इसमें करेक्शंस करना है। विस्कस फोर्स वो कैसी रहेगा? इन ऑर्डर टू अपोज, ठीक है। यहाँ से और एक सोचने वाली बात है, तो विस्कस फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जितना बढ़ते जाएगा उतना ही विस्कस फोर्स आपका बढ़ते जाएगा। देन बात करते हैं जो स्टोक्स लॉ, तो हम लोगों को समझ में आ गया। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसको हम लोगों को हमारे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में यूज करना है। और हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, एक फेवरेट क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, expression for terminal velocity T से इंडिकेट करेगी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तो वो समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने स्टोक्स लॉ जो बताया था, क्या बताया था? Fv is equal to 6 पाई नीटा r into, ठीक, वेलोसिटी इंक्रीजेस देन ड्रैगिंग फोर्स, या हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स, वो इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीजेस, ड्रैगिंग फोर्स इंक्रीजेस। अब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक ऐसा वेलोसिटी आ गया, एक ऐसा वेलोसिटी अटेन कर लिया, जो वेलोसिटी अटेन करने के बाद ये विस्कस फोर्स मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम हो गया यानी यहाँ पे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होने वाला है वो 0 हो गया। तो ऐसे वेलोसिटी को कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। इसको और डिटेल में कोशिश करते हैं समझाने की। इसे बात करते हैं कि हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर में एक फ्लूइड को भर के रखा है, ठीक है, फ्लूइड को भर के रखा। अब इस फ्लूइड के अंदर में एक ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्टोक्स लॉ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, तो यहां पे बात करेंगे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है।
जो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? सो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे सबसे पहला फोर्स एक्ट होगा विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वो होगा उसका वेट m इंटू जी। दिस वन इज द फर्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो पहला फोर्स जो एक्ट होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। सो पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा उसका, वेट। वेट कितना, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2, जैसे हमने कहते हैं कि विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स क्या करता है, तो विस्कस फोर्स क्या करता है, अपोज करता है। अपोज करता है इन ऑर्डर टू फ्लो, तो फ्लो को अपोज करेगा, तो ये कहां जाना चाहता है, नीचे, तो इसको अपोज करेगा। सो विस्कस फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 2, तो कौन सा फोर्स, तो दूसरा पॉइंट है Fv। कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब और एक तीसरे फोर्स की बात करते हैं जिसे अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है। पता है, जब पानी के अंदर में हम लोग जाते हैं तो वी विल फील लाइटर। तो वी विल फील लाइटर, वो क्यों, क्योंकि पानी हमको ऊपर ढकेलता है, तो उस फोर्स को कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो बायोंड अपथ्रस्ट फोर्स। तो थर्ड फोर्स जो है हम लोगों का, वो है हम लोगों का अपथ्रस्ट फोर्स। तो बायोंड अपथ्रस्ट फोर्स, तो वो भी कहां एक्ट होगा, तो वो भी ऊपर ही एक्ट होगा। अपथ्रस्ट फोर्स यू, Fu। तो थर्ड फोर्स Fu से इंडिकेट जो किया है मैंने, और अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अब अच्छे समझने की कोशिश करो, टर्मिनल वेलोसिटी यानी क्या। तो एज वेलोसिटी इंक्रीजेस विस्कस फोर्स इंक्रीजेस, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस विस्कस फोर्स इंक्रीजेस, बराबर है। तो ये विस्कस फोर्स इंक्रीज होते जाएगा। तो ये विस्कस फोर्स, अब वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा, तो in order to attain the viscous, in order to attain a certain velocity, अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी कितना हो गया है, तो वेलोसिटी अगर हम कहते हैं कि वो टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी अगर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगा, देन क्या होगा, तो टोटल फोर्स जो इस बॉडी पे एक्ट हो रहा था, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा था, वो होगा 0। ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन terminal velocity, then net force of system या उस बॉडी का is 0। तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। अगर हम बात करते हैं कि नेट फोर्स जो 0 होगा, वो नेट फोर्स 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वेलोसिटी इतना बढ़ा दिया है कि वो कितना अटेंड हो चुका है, वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो गया है। तो जिस समय हम लोग कहेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी यानी वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, अब वो उससे ऊपर बढ़ नहीं सकता है, तो उस समय पे क्या होगा, तो उस समय पे नेट फोर्स 0 होगा। अब नेट फोर्स 0 इसका मतलब क्या, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड जा रहा है ड्यू टू द वेट, बराबर है। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होता तो वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। यानी पहले प्रीवियसली बॉडी कहां जा रही थी, नीचे जा रही थी, बट धीरे 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 कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, कौन सा, आपका विस्कस फोर्स। तो क्या होगा, अपोजिशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक समय क्या हो जाएगा, जितना डाउनवर्ड उतना ही अपवर्ड, और बॉडी स्टॉप। ठीक है, तो ऐसी वेलोसिटी को हमने क्या कहा है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी में जैसे हम लोगों ने कहा है कि टोटल फोर्स कितना होगा, 0। इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। देयरफॉर डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स का फॉर्मूला यहां दिया है, क्या दिया है डाउनवर्ड फोर्स का फॉर्मूला, m इंटू जी।
अपवर्ड फोर्स दो है हम लोगों के पास, एक है हमारा विस्कस फोर्स, एक है अपथ्रस्ट फोर्स। विस्कस फोर्स Fv, अपथ्रस्ट फोर्स Fu। ठीक है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमें स्टोक्स लॉ के हिसाब से ऑलरेडी मिल चुका है, वही यहाँ पे यूज करेंगे। mg वेट का, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 6 पाई मीटर r इंटू वी। वी कौन सा, टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा। तो v के जगह हमें क्या लिखना है, याद रखिए v के जगह लिखना है टर्मिनल वेलोसिटी। Fu यानी क्या, तो बायोंड अपथ्रस्ट फोर्स। तो बायोंड अपथ्रस्ट फोर्स कितना, तो बायोंड अपथ्रस्ट फोर्स यानी जो लिक्विड, जो सॉरी फ्लूइड, तो सॉलिड के जाने के बाद डिस्प्लेस हुआ है, बराबर है। तो डिस्प्लेस वेट ऑफ द फ्लूइड, तो यहां आएगा डिस्प्लेस वेट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का डिस्प्लेस वेट, तो फ्लूइड का डिस्प्लेस वेट, अगेन वेट के लिए हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं क्या, m इंटू जी। तो मास तो सेम रहेगा m इंटू जी, पर किसका वेट, फ्लूइड का। तो ये mg और ये mg दोनों mg अलग अलग है, याद रखेंगे। तो m डैश g मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। सो mg, तो m को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, मास इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी रो, डेंसिटी यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये मास m, ठीक है, m के लिए डेंसिटी रो, और वॉल्यूम बात करते हैं तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो m की जगह ये आ जाएगा। अब डिस्प्लेस वेट ऑफ फ्लूइड में अगर बात करते हैं, तो डिस्प्लेस वेट ऑफ फ्लूइड में जहां m डैश है, तो m डैश की जगह यहाँ पे जो डेंसिटी आएगा, तो डेंसिटी किसका आएगा, तो डेंसिटी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का नहीं आएगा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, और यहाँ पे डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। जनरली डेंसिटी इस्तेमाल, डेंसिटी के लिए रो से इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे सिग्मा से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ डेंसिटी किसका, तो यहाँ डेंसिटी मीडियम का, यानी आप कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम कितना। ठीक है, तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना रहेगा, तो वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस होगा, बराबर है। तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r। तो गिवन इक्वेशन में हम लोग m के वैल्यूज पुट करेंगे, एक की जगह m और एक जगह m डैश। देन m की जगह यहां पुट कर रहा हूं रो ऑब्जेक्ट इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 6 पाई मीटा r v t प्लस m डैश की जगह सिग्मा मीडियम 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। यहाँ पे जी था, जी शुरू करना है। ठीक है, अब हमें VT का वैल्यू निकालना है, तो इस टर्म को पहले तो हम लोग इधर सब्सट्रैक्शन में लेके चले जाते हैं। सब्सट्रैक्शन में लेके चले जाते हैं तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट 4/3 पाई r क्यूब जी माइनस सिग्मा मीडियम 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई मीटा r v t। अब यहाँ जो हम लोगों को पास टर्म्स दिखाई दे रहा है, इनमें सब्सट्रैक्शन है और मोस्ट प्रोबेबल टर्म्स कॉमन है, तो कॉमन टर्म्स को निकाल लेते हैं। तो कॉमन टर्म्स हम लोगों के पास क्या है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, ये कॉमन टर्म है। तो क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 6 पाई मीटा r v t। ठीक है, अब दोनों साइड के अगर टर्म्स देखते तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक साइड r क्यूब है, एक साइड r स्क्वायर है। तो ये पाई वाला टर्म जो है ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r और ये r क्यूब वो कैंसिल होके यहाँ पे बच जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, सो VT का फाइनल वैल्यूज, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले टर्म जो है वो डिवाइड में लेके जाएंगे। यहाँ 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 3, तो वहां पे यहाँ जो होगा वहां पे कुछ कैंसिलेशन हुआ हम लोगों का। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर वहां सॉल्व करते हैं तो VT का वैल्यू देखिए, सो VT विल गेट 4/3 r स्क्वायर g। ठीक है, ये टर्म ऐसे की लिखा है, ये 6 मीटा कहाँ आएगा, नीचे में 6 4/3
4/3, यहाँ 6, ये नीटा कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया, इंटू VT। सॉरी, ये सबट्रैक्टिंग टर्म बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या होगा, यहाँ 4 और 6 में यहाँ पे ये 2/3, ये 3 कितना हो जाएगा 9, 3 into 3 कितना हो जाएगा 9। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, VT इज इक्वल टू कितना 2/9 आएगा, यहाँ पे 2/9 R² G नीटा डिवाइड में, और यहां डेंसिटी का सब्सट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट माइनस सिग्मा से इंडिकेट किया हम लोगों ने मीडियम, वो भी डेंसिटी है। तो दिस वन इज अ फाइनल इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो उसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी है। बात करते हैं टर्म्स विस्कोसिटीज की, तो इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट टर्म है, तो इसीलिए आपको स्टोक्स लॉ अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, विस्कस फोर्स Fv इज इक्वल टू 6 पाई नीटा R इंटू V। तो वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। तो एक ऐसा मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या कहा मैंने, एक ऐसा मैक्सिमम वेलोसिटी किसका, एक बॉडी का, कौन से बॉडी का, स्फेरिकल बॉडी का, थ्रू विच विस्कस फ्लूइड से पास हो रहा है। तो एक ऐसा मैक्सिमम वेलोसिटी, इस मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या होगा, विस्कस फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम, जिसके वजह से अटेन व्हेन, कब ये वेलोसिटी अटेन होगी, जब फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों क्या होगा, दोनों मैच होगा। तो अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी विस्कस फोर्स ऑफ द मीडियम इक्वल एंड अपोजिट यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा, अपोजिट कैसे रहेगा, डायरेक्शन में, तो टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस कैसी रहेगी, दोनों फोर्सेस वहां पे इक्वल होना चाहिए। इस वजह से इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स इज 0, इट इज डिनोटेड बाय VT।